हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि एक बहुत ही दुखद खबर हमें सामने देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमारे 8 सिक्योरिटी पर्सनल और एक जो सिविलियन ड्राइवर था उसके शहीद होने की यहाँ पे हमारे सामने खबर देखने को मिल गई है। देखो, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ सस्पेक्टेड माओइस्ट थे, उनके द्वारा यहाँ पर आईईडी ब्लास्ट के माध्यम से ये इस घटना को अंजाम यहाँ पे दिया गया। जो हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, वो एक एंटी माओइस्ट ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे, वहां से रिटर्न कर रहे थे। तो वहीं पर जब वो अबुज हमाद फॉरेस्ट में जब वो पहुंचे, तब वहां पर उनके ऊपर इस तरह से सस्पेक्टेड माओइस्ट के द्वारा एक आईईडी ब्लास्ट के द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था, ये बहुत ही लंबे समय पहले यहाँ पे प्लांट किया गया था, ऐसा यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का कहना है। दोस्तों, हालांकि हमने नक्सलिज्म और इस तरह के जो और एक्टिविटीज होती हैं उसको कम करने के अंदर हमने काफी अच्छी सक्सेस प्राप्त करी है पिछले 10-15 साल के अंदर। बट डेफिनेटली काफी बार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं जो ये दिखाती हैं कि भले ही इसकी इंटेंसिटी या नंबर्स कम हुए हैं, बट देयर इज स्टिल अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन, ताकि आगे से कभी भी ऐसी घटना हमारे सामने देखने को ना मिले। दोस्तों, डेट है आज की 7 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारे सामने लीड्स रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, लीड्स की फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। कुछ महीने पहले ना मैंने आप लोगों के साथ एक इंडेक्स डिस्कस किया था, एलपीआई इंडेक्स, दैट स्टैंड्स फॉर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब इसमें पता क्या बताते हैं, इसमें ये बताते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर कितने आसानी से या कितने बेहतर ढंग से लॉजिस्टिक्स को मैनेज किया जा रहा है। क्योंकि आप एक बात नोटिस करो, मान लो आपके सामने एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया, बट कहीं ना कहीं ये अपने एंड कंज्यूमर तक भी तो पहुंचना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे बीच में प्रोसेसेस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, है ना, उसकी पैकेजिंग हो गया, बहुत सारे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ये देखना हो गया। ये सारे कंपोनेंट्स आपके लॉजिस्टिक्स के अंदर आ जाते हैं। आप एक चीज सोचो, अगर हमारे लॉजिस्टिक्स अच्छे नहीं होंगे तो व्हाट विल हैपन, ये जो प्रोडक्ट था इसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो प्रोडक्ट अब कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, है ना। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में compete करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अच्छे प्रोडक्ट हों एंड सस्ते प्रोडक्ट हों, राइट। पर अगर आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट ही ज़्यादा होती है तो आपके प्रोडक्ट फिर कॉम्पिटिटिव रहते ही नहीं है। तो ये इस तरह से लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का ये हमें दर्शाता है, अलग अलग क्या कमियां हैं, भारत का रैंक कहाँ पर है। दिस कीप्स ऑन टेलिंग अस ऑल दीज थिंग्स। उसी तर्ज के ऊपर हमारी जो डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, उसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है लीड्स रिपोर्ट। लीड्स में पता हम क्या करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा अलग अलग कंट्रीज को दिखाता है, उसी तरह से लीड्स इंडेक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने देश की जो अलग अलग स्टेट्स हैं या यूटीज हैं, वो कैसा काम कर रही हैं लॉजिस्टिक्स के अंदर, उसको यहाँ पे दर्शाया जाता है। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर ना हमारी जो स्टेट्स हैं और हमारी यूटीज हैं, उनको तीन तरह से मतलब कैटेगराइज किया जाता है। एक होते हैं अचीवर्स, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, फास्ट मूवर, जिनको अभी और अच्छा काम करने की जरूरत है, एस्पायरर्स अभी थोड़ा खराब काम कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये ग्रोथ की स्टेज की तरफ है। यानी कि ऐसा मान लो कि ये वाले हैं एस्पायर, जो अचीवर्स हैं वो बेस्ट काम कर रहे हैं, ये फास्ट मूवर कहीं ना कहीं मीडियम में है, एस्पायरर अभी थोड़ा पीछे हैं, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे आगे जाके वो भी बेहतर काम करें। और डिवीजन भी ना इन्होंने कैसे करी हुई है, कोस्टल ग्रुप्स की अलग से, लैंडलॉक्ड जो स्टेट्स हैं उनकी अलग तरह से ग्रुपिंग करी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अलग तरह से ग्रुपिंग है, एंड लास्टली यूनियन टेरिटरीज की अलग ग्रुपिंग हमें देखने को मिल जाएगी। तो आप नोटिस कर पाओगे कोस्टल ग्रुप्स के अंदर जैसे गुजरात, कर्नाटका बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हरियाणा, तेलंगाना लैंडलॉक स्टेट्स के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, वेर एस नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम, अरुणाचल अच्छा काम कर रहे हैं, एंड यूटीज में दिल्ली, चंडीगढ़ की लॉजिस्टिक्स जो है वो काफी बेहतर है। तो यहाँ पर चार टोटल ऐसे पिलर्स होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम इवेल्युएट करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। एक तो पहली चीज है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए तो नहीं हो पाएगा काम। दूसरा, प्रॉपर सर्विसेज है या नहीं है, प्रॉपर एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो बहुत बार ना क्या होता है कि इतने ज्यादा रेगुलेशंस होते हैं और उस चक्कर में हम फंस के बैठ जाते हैं। इनफैक्ट जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसने इसके लिए एक इस वर्ड भी इस्तेमाल किया था, दैट इज रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल।
रेगुलेशन में इतना ज़्यादा जंजाल में फंस के बैठ जाते हैं कि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव या प्राइम मोटिव होता है उसको हम अचीव कर ही नहीं पाते, राइट। एंड आखिरी जो चौथा पिलर है दैट इज सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर क्या है कि आप लॉजिस्टिक्स कर रहे हो पर एट द सेम टाइम उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कितना है ये भी यहाँ पे देख रहे हो। तो यानी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों को कंबाइन करना ही सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स कहलाता है। तो इस तरह से इन चारों चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं एंड उसके हिसाब से अलग अलग अचीवर्स, फास्ट मूवर, एस्पायरर्स, इस तरह से हमारे सामने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा लीड्स इंडेक्स का। आई होप ये मुद्दा आपको समझ आ गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं दैट इज हाई एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन ग्रेट निकोबार। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा अंडमान निकोबार के बारे में बताता हूँ, हालांकि आई हैव टोल्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स इन प्रीलिम बूस्टर इटसेल्फ। जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की तो आप जानते होंगे ऊपर वाला हिस्सा आपका यहाँ पे अंडमान आपको देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 10 डिग्री चैनल आता है, फिर 10 डिग्री चैनल के अंदर बाद आपको यहाँ पे निकोबार आइलैंड ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। निकोबार आइलैंड ग्रुप की बात करूँ ना, सबसे जो बड़ा निकोबार में है दैट इज ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये सबसे बिल्कुल सदर्न मोस्ट की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट भी आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में ही देखने को मिल जाता है एंड डेफिनेटली दे आर द लार्जेस्ट ऑफ निकोबार आइलैंड्स। अब इसमें आप अंडरस्टैंड करो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहीं पर आपको ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, कैम्बल बे नेशनल पार्क, गैलेथिया नेशनल पार्क, ये सब आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ प्रोटेक्टेड साइट्स के नाम है। बाकी इनफैक्ट या इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को 2013 के अंदर। बाकी कोरल रीफ्स के लिए, मेरीन लाइफ के लिए, फ्लोरा फोना के लिए डेफिनेटली ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारी जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है, ठीक है, पहले इसका नाम पोर्ट ब्लेयर होता था, अब इसका नाम श्री विजयपुरम रख दिया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह है ये आती है आपके साउथ अंडमान के अंदर, निकोबार ग्रुप में नहीं आती, ये आती है आपके साउथ अंडमान के अंदर। तो ये कुछ बातें थी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, 2021 के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया दैट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, जिसके माध्यम से हम पूरे आइलैंड्स को बहुत ही अच्छे से डेवलप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड, टूरिज्म, मिलिट्री प्रेजेंस, ये हम एक तरह से इसको बनाना चाह रहे हैं। तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है अंडर द एजेस ऑफ नीति आयोग, ठीक है। और भी इसके अलावा है बट डेफिनेटली नीति आयोग का बहुत बड़ा रोल है एंड इसको जो क्लियरेंस वगैरह चाहिए होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने उसको क्लियरेंस भी दे दी है। तो अगले 30 साल के अंदर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या क्या होगा इसके अंदर, कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है यहाँ पर एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि एक तरह का ट्रांजिट हब बनेगा। होता क्या है ना, जब कार्गो आपका जो सामान होता है वो एक शिप से दूसरी शिप में मतलब भेजा जाता है, उसमें आपका ट्रांसफर किया जाता है, लोड किया जाता है दूसरी शिप के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि उसको किसी और जगह जाना हो, किसी और डेस्टिनेशन में जाना हो। तो यानी कि ना इस तरह से क्या होता है, जब कार्गो को इस तरह से आप ट्रांसफर करते हो एक से दूसरे में, वो होता है कहाँ पर, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के ऊपर। तो पोर्ट सॉरी जो आपका जो ग्रेट निकोबार है वो वर्क करेगा एज एन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। उसके साथ ही साथ एक ग्रीन फील्ड होता है आपका, एक नया बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जहाँ पे जैसे ना ग्रीन होती है फील्ड, बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल नया एक तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे बना गया। ये एक मॉडर्न एयरपोर्ट होगा जो कि कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म को प्रमोट करेगा। इसके अलावा टाउनशिप बनेगी यहाँ पे रेजिडेंट और वर्कफोर्स के लिए, डेफिनेटली वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज होंगी, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सब होगा। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो डुअल यूज के लिए होगा, यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे आम लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर पाए और भारत का डिफेंस जो है, जो मिलिट्री है, वो भी उसको इस्तेमाल कर पाए। इस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो अभी तक तो ये चीजें करी जा रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना कि एग्जिस्टिंग जो मतलब आपका जो गलाथिया बे है वहां पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, मिलिट्री सिविल एयरपोर्ट बनेगा जो कि नेवी के कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ साथ पावर प्लांट एंड ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स थे, पर सरकार ने बोला बस इतने से काम नहीं चलेगा, हम और भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ पे सरकार ने बोला है कि एक क्रूज टर्मिनल भी बनाएगा। देखो क्रूज आप लोगों ने ना बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर देखे होंगे कि कैसे क्रूज होते हैं एंड बहुत करोड़पति अरबपति जो लोग होते हैं वो बहुत क्रूज का इस्तेमाल करते हैं। भारत में उतना क्रूज का क्रेज है नहीं, मतलब है क्रेज बट इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा वाराणसी में आपको गंगा विलास आपने देखा होगा क्रूज के बारे में, है ना। तो बहुत ज्यादा इंडिया में ऐसे ऑप्शंस नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जो हमारा ग्रेट निकोबार है वहां पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हाई एंड टूरिज्म के लिए एक क्रूज टर्मिनल
हम यहाँ पे ग्रेट निकोबार पे बनाएंगे। उसके अलावा शिप बिल्डिंग और रिपेयर की फैसिलिटीज के लिए हमने यहाँ पे अलग से 100 एकड़ की जमीन यहाँ पे कर दी है। फिर एट द सेम टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जिम पोर्ट भी हम बनाने जा रहे हैं। तो ये कुछ नए एडिशन किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं इन ग्रेट निकोबार। आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडस वैली स्क्रिप्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, आप ना अपनी हिस्ट्री बुक्स आप जरूर उठाना, जहां पर भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, प्लीज रिवाइज इंडस वैली। ठीक है, डेफिनेटली देखो इंडस वैली इस साल बहुत बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है अलग अलग रीजंस की वजह से। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाए। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग जानते होंगे वैसे आईवीसी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखो ये दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक आपको देखने मिल जाएगी। आई एम नॉट सेइंग इट इज द ओल्डेस्ट, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ठीक है, ये 1924 के अंदर हालांकि डिस्कवर हुई, पर आज से आप नोटिस कर पाओगे 4000, 5000, 6000 साल पहले हमें यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिल जाती है। अब 100 साल पहले हमने इसको डिस्कवर तो कर लिया, सर जॉन मार्शल जी जो है उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया। इसके अलावा दयाराम सानी जी हैं, आर.डी. बनर्जी, उन सबने मिलकर यहाँ पे इसको डिस्कवर तो किया। बट 100 साल हो चुके हैं इसको डिस्कवर हुए, बट अभी भी जो इनकी स्क्रिप्ट है उसको हम अच्छे से डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और स्क्रिप्ट नहीं है तो डेफिनेटली हमारे पास कंप्लीट जानकारी नहीं है उनके कल्चर और सोसाइटी के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि इंडस ग्राफिटी और जो तमिलनाडु के अंदर सिंबल मिले हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का, कि कहीं ना कहीं उनमें कुछ कनेक्शन भी हो सकता है। राइट। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर इंडस टेक्स्ट हैं वो काफी छोटे हैं, नॉर्मली 4 करेक्टर 5 करेक्टर हैं। एक हमारे पास लॉन्गेस्ट जो टेक्स्ट मिलता है वो 26 करेक्टर्स का है। एंड इनफैक्ट ना अगर हम बात करें इजिप्ट के अंदर, अगर हम बात करें ना तो आप इजिप्ट के अगर जो वहां पर इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह के इंस्क्रिप्शन हो गया, राइट, या फिर उनका जो पिक्टोरियल जो उनका सिस्टम है, राइटिंग सिस्टम है, उसमें पता क्या था, उसमें जैसे मान लो ना, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट से मैं बोलता हूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट। मैंने ये एक लाइन लिखी किसमें, इंग्लिश के अंदर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर मैंने एक लाइन नीचे लिख दी, जो सूरज होता है, मतलब सूरज पूरब से, ठीक है, थोड़ा हिंदी अपनी अच्छी नहीं है बहुत ज्यादा, सूरज पूरब से उगता है, ठीक है, इस तरह से है। अब देखो यार, अगर आपको ना इस तरह से एक लाइन इंग्लिश में गिवन है, एक लाइन हिंदी में गिवन है, तो थोड़ा सा आपको ना रफ आइडिया मिल जाएगा कि सन का मतलब सूरज होगा, यहाँ पे ईस्ट का मतलब पूरब होगा, राइजेस का मतलब उगता होगा, है ना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये होता है बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, मतलब एक ही इंस्क्रिप्शन को आपने दो लैंग्वेजेस में लिखा तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइफर करना चीजें आसान हो जाता है। इजिप्ट में यही फायदा था, इजिप्ट में भी मतलब इस तरह से बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिल गई तो आपने एक लैंग्वेज से आपने दूसरी लैंग्वेज समझ ली, है ना। बट दिक्कत यह है कि इंडस वैली के अंदर यहाँ पर हमारे सामने ऐसी कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है जो डुअल लैंग्वेज में है, जहाँ पे दो स्क्रिप्ट की बात करी हो। तो इसलिए बायलिंगुअल टेक्स्ट ना होने की वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है इसको डिसाइफर करने के अंदर। और अगर हमने इसको डिसाइफर कर लिया ना तो भाई फिर हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन और तमिल द्रविडियन हेरिटेज के बीच में एक लिंकेज हमें मिल जाए, हमें अच्छे से पता लग पाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स है वो क्या कहती हैं, उससे बहुत सारी जानकारी हमें मिल पाएगी। एंड डेफिनेटली हम कंफर्म कर पाएंगे फिर कि आर्यन सिविलाइजेशन से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की आपकी एग्जिस्ट करती थी। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे और बेनिफिट्स भी इसके हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसी वजह से हुआ पता क्या है, जो तमिलनाडु के सीएम है ना, उन्होंने बोला है कि अगर कोई बंदा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था इस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिसाइफर कर लेती है ना उसकी स्क्रिप्ट को, तो उसको $1 मिलियन का यहाँ पे प्राइज हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी कोई ऐसे हिस्टोरियन हो जिसको ये चीजें पढ़ना समझना बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिसाइफर करने का, उसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे सामने अब क्या आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हो सकता है कि कुछ लोग आने वाले समय के अंदर एआई का इस्तेमाल करके शायद इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लें। ठीक है, तो लेट्स सी, आने वाले सालों में कुछ पता लग जाएगा हमें, हो सकता है इसके बारे में। बाकी देखो इंडस वैली के बारे में आप लोग सब जानते ही होंगे कि जो इंडस स्क्रिप्ट है वो सील्स, पॉटरी, टैबलेट्स जो होते हैं सबके ऊपर देखने को मिलेगी इन हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा। अब यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है ये पिक्टोग्राम्स का ज्यादातर इस्तेमाल करती है। पिक्टोग्राम्स का अर्थ क्या होता है, एक विजुअल सिंबल होता है, ठीक है, एक सिंबल की तरह यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर जो स्टाइल है वो है बोस्टोफिडॉन स्टाइल। होता क्या है ना, बोस्टोफिडॉन स्टाइल के अंदर आप यहां से लिखना शुरू करते हो, लेफ्ट टू राइट लिखते हो, फिर आप अगली लाइन में आते हो, फिर आप लिखते हो राइट टू लेफ्ट, इस तरह से, फिर आप अगली लाइन में आते हो, फिर आप लिखते हो लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह से ये चलता रहता है। इसको बोलते हैं हम बोस्टोफिडॉन स्टाइल।
तो आपकी जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है ना वो इस तरह से बोस्टोफ्लोनिक राइटिंग स्टाइल में हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी अनडिसाइफर्ड है, मैंने आपको बता ही दिया। और न्यूमेरिकल सिस्टम का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगर आप सिंगल डाउनवर्ड यहाँ पे स्ट्रोक बनाते हो तो इसका मतलब होता है यूनिट, एंड सेमी सर्कल का मतलब होता है 10। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग गया है। बाकी अगर हम बात करें तो अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगी, जैसे सील, पॉटरी, ब्रॉन्ज टूल्स, है ना, बोन्स, शेल्स, आइवरी, इस तरह से अलग अलग चीजों पे आपको ये देखने को मिल जाएंगी। लोगों का ऐसा मानना है कि सील्स को हो सकता है एमुलेट्स या फिर टेलिस्मान, जो कि आपके तावीज होते हैं ना, तो तावीज हो गया, कवच हो गया, उसकी तरह भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। पर जो मेजर फंक्शन था वो इसलिए था ताकि जब आप ट्रेड कर पाओ, एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था, तो वहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सील्स का इस्तेमाल होता था। बाकी आप लोग नोटिस कर पाओगे कि जो इंडस स्क्रिप्ट के जो क्ले टैग्स हैं वो हमें मेसोपोटामिया में भी देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि डेफिनेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड लिंकेज था। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर ह्यूमंस का डिपिक्शन, एनिमल्स हो गया, मिथिकल क्रिएचर्स हो गया, तो डेफिनेटली उनके साथ भी कंबाइंड है, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पे एंड अंडरस्टैंड करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बैंक नेट ई ऑक्शन पोर्टल। देखो दोस्तों, कई बार पता क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक का हो सकता है किसी ने लोन लिया हो पर वो वापस ना कर रहा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, उस केस में कहीं ना कहीं जो भी उसने गिरवी रखा हुआ है उसको वो ऑक्शन करने की कोशिश करेंगे। लेट से कोई प्रॉपर्टी थी उनकी, राइट, जिस पर्सन की, कोई हो सकता है लेट से कुछ रेजिडेंशियल फ्लैट था, कोई प्लॉट था, या फिर कोई इंडस्ट्रियल लैंड थी, कोई बिल्डिंग थी, शॉप थी, कोई व्हीकल था, प्लांट मशीनरी हो गया, या फिर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो गया। तो इस तरह से हो सकता है कि बहुत सारा इस तरह से बैंकों के पास ये चीज हो, एंड बैंक वुड वांट कि यार जो उन्होंने पैसा दिया था उसको वो कहीं ना कहीं क्या कर पाए, उसको रिकवर कर पाए। तो रिकवर करने के लिए इन चीजों को बेचना पड़ेगा, इन चीजों को एक तरह से ऑक्शन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से ना एक आपको पोर्टल देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है बैंक नेट ई ऑक्शन पोर्टल। ये एग्जिस्ट पहले से करता था, पर अभी क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है ना, उसने उसका एक रिवैम्प्ड वर्जन, उसका एक नया वर्जन एक तरह से लॉन्च किया है ई ऑक्शन पोर्टल, जिसका नाम है बैंक नेट। ठीक है, तो एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म होगा जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक को काफी आसानी हो जाएगी, जो प्रोसेस है ऑक्शन का उसको आसान बनाने के लिए। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, बैंक ने इसको ऑक्शन करना है, बैंक ने रिकवरी करनी है, तो सामने कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, जो बायर भी तो होना चाहिए जो इसको खरीदना चाहता है। अब होता क्या है ना कि बायर को बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है। अब जब हमने एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया तो कहीं ना कहीं जो बायर था उसकी जर्नी काफी आसान होगी, प्लस एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है, तो कोई और थर्ड पार्टी भी इसको चीजों को इंटीग्रेट कर सकती है विद ओपन एपीआई। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक प्रॉपर डैशबोर्ड भी बनाया गया है स्पेंड एनालिटिक्स का, जिसके माध्यम से प्रोक्योरमेंट डेटा वगैरह हो गया उसको हम बहुत आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा जो MIS होता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी रिपोर्ट्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। तो एक तरह से प्रॉपर डेटा बेस मेंटेन करने में भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, प्लस कस्टमर सपोर्ट भी होगा। तो आप नोटिस कर पाओगे इससे कहीं ना कहीं क्या होगा ना, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनको रिकवरी करना बहुत ही आसान हो जाएगा इस चीज के रिगार्डिंग। तो ये है आपका बैंक नेट ई ऑक्शन पोर्टल, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अगले टॉपिक पे आते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं टोडा ट्राइब के बारे में। दोस्तों, जैसे सब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो टोडा ट्राइब भी अपना साल का सबसे इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल होता है जिसको जानते हैं मोदवेट के नाम से, वो यहाँ पर उन्हें रिसेंटली सेलिब्रेट किया इन नीलगिरीज, ताकि वो नए साल को यहाँ पे मार्क कर पाए। अब थोड़ा सा टोडा ट्राइब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो टोडा ट्राइब आपको नीलगिरी हिल्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये एक द्रविडियन एथनिक ग्रुप है, एंड आप नोटिस कर सकते हो कि नीलगिरी हिल्स के अंदर ही यहाँ पर आपको लगभग 1600 टोडाज जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग 69 सेटलमेंट्स के अंदर ये रहते हैं। इनकी जो लैंग्वेज होती है वो टोडा लैंग्वेज ही है, जो कि दरअसल में एक द्रविडियन लैंग्वेज का ही एक आपको सब ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनके अंडरस्टैंड करेंगे तो टोडा ट्राइब जो है ना, उनका जो रिलीजन है वो बफेलो के सेंटर्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं इनके जो भी रिचुअल्स होते हैं उनमें बफेलो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी डेयरी एक्टिविटीज हो गया। एंड इंपॉर्टेंट बात आप अंडरस्टैंड करो कि केवल वही जो मेन है वो डेयरी मैन प्रीस्ट बन सकते हैं जो सेक्रेड बफेलोस को, मतलब एक तरह से उनका मिल करें। मतलब यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिए, ओनली मेन हु हैव बिकम डेयरी मैन प्रीस्ट, वही
सेक्रेड बुफेलोज को मिल कर पाएंगे, सारे के सारे मैन इस तरह से सेक्रेड बुफेलोज को मिलकर नहीं कर सकते। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर प्रैक्टिस होती है पॉलीएंड्री, यानी कि एक महिला बहुत सारे अलग अलग लोगों से शादी करती है, और ये होती है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, यानी कि एक महिला क्या करेगी, वो जितने भी भाई है ना उन सबके साथ यहाँ पे शादी करेगी। ये होता है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्रिमेशन होता है, मान लो जैसे किसी पर्सन की डेथ हुई, उसके 9 महीने के बाद ना एक ड्राई फ्यूनरल सेरेमनी होती है इन द टोडा ट्राइब। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एम्ब्रॉयडरी की बात करें, इनके जो आपके आर्ट की बात करें, तो इनका एक बहुत ही फेमस आर्ट नाम है, दैट इज पुखूर आर्ट। ठीक है, तो जब भी अगर आप नाम सुनो इस आर्ट का तो आपको ध्यान में रखना है ये टोडा ट्राइब के साथ बिलोंग करता है। टोडा एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे इसको कहा जाता है। यहाँ पर ना जो इनका आर्ट होता है, जो इनकी एम्ब्रॉयडरी होती है, वहां पर अगर ये ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है वो अंडरवर्ल्ड को दिखा रहे हैं। अगर धरती को दिखाना है उसके लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, एंड सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए व्हाइट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं पुखूर आर्ट। ठीक है, एंड लास्टली अगर मैं बात करूं तो फ्लावर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाइट फ्लावर्स जैसे होते हैं ना शोला फॉरेस्ट के, तो जब साउथ वेस्ट मानसून खत्म होने वाला होता है तो व्हाइट फ्लावर्स वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो टोडा ट्राइब्स फ्लावर्स को भी इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सीजन्स को इंडिकेट करने के लिए। एंड इनका जो आर्किटेक्चर होता है ना वो बैरल वॉल्टेड होता है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने घर देखे होंगे इस तरह की शेप के अंदर, है ना, तो दरअसल में ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव सा घर है, पर जो टोडा ट्राइब के घर होते हैं ना उनमें टेम्पल्स हो गया या घर हो गया, उसमें इसी तरह के आपको शेप या आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाता है। अगला दोस्तों टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं गोल्डन लंगूर के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक रेयर गोल्डन लंगूर को मतलब उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पे मानना था कि यार प्रॉपर आप इसकी कंजर्वेशन क्यों नहीं कर पा रहे हो गोल्डन लंगूर की, तो थोड़ा सा प्रोटेस्ट उसके रिगार्डिंग हमें देखने को मिले असम के बोनगाई गांव के अंदर। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं गोल्डन लंगूर के बारे में। यहाँ पर जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दरअसल में होता क्या है ना, गोल्डन लंगूर को गोल्डन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो फर होती है वो गोल्डन कलर की होती है, जैसे आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। हालांकि ये जो फर है ये सीजन के साथ और ज्योग्राफी के हिसाब से बदलती रहती है। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, एंड ये आपको बहुत ही कम जगह के ऊपर देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं ना, तो आपको असम हो गया और भूटान, यहीं पर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट ना इनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बहुत ही छोटी सी है। साउथ में ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, ऊपर आपका भूटान के जो फुटहिल्स हो गया, ईस्ट में आपका मानस रिवर और संकोश रिवर, बस इसी रीजन के अंदर आपको यहीं देखने को मिलेंगे गोल्डन लंगूर्स। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको ये साउथ एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब इसका जो अपर कैनोपी होती है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की साउथ के अंदर, एंड टेम्परेट फॉरेस्ट आपको नॉर्थ के अंदर, उसी के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मॉइस्ट एवरग्रीन हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, सवानास हो गया, रिवराइन एरियाज हो गया, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाते हैं। IUCN स्टेटस मैंने आपको बता दिया। एक इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है दैट इज कि ये होते हैं फ्रूगीवोर्स। फ्रूगीवोर्स का अर्थ क्या होता है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये फ्रूट्स को खाते हैं मेजरली। ठीक है, रॉ फ्रूट्स हो गया या फिर आपके जो फ्रूट लाइक जैसे प्रोड्यूस होते हैं, कुछ शूट्स वगैरह हो गया पर वो फ्रूट की जैसे होती हैं, उनको यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। एंड जब ये कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीज वगैरह हो गया उसको अलग अलग जगह फेंकते हैं। अलग अलग जगह जब बीजों को फेंकेंगे तो आगे जाके कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को रीजनरेट होंगे एंड इकोलॉजिकल बैलेंस उससे आपका बना रहता है। इनके प्रेजेंस कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि फॉरेस्ट हेल्थ वहां पे अच्छी है। पर पिछले कुछ समय के अंदर बहुत सारे इश्यूज ये फेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैबिटेट लॉस होना। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से दिक्कत आ रही है, हैबिटेट इनकी काफी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं क्या हो गया है, इनके एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ गया है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रोड एक्सीडेंट के अंदर ही एक गोल्डन लंगूर की डेथ हुई। एंड लास्टली अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है इन ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कई बार पता क्या होता है कि लेट से कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में मीटिंग होती है जो आपस में काफी ज्यादा लिंक्ड है। जैसे मान लो सिबलिंग्स हो गए या पेरेंट्स चिल्ड्रन हो गया या फिर कजन हो गया, अगर इनके बीच में ही आपस में जो होते हैं ना उन्हीं के बीच में अगर मीटिंग होती है उन ऑर्गेनिजम्स की, तो उससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं जो बायोलॉजिकल फिटनेस है इस पॉपुलेशन की वो कम हो जाती है, तो उनके सर्वाइवल के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। अब क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफी लिमिटेड है तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, इन ब्रीडिंग हो जाती है। इन ब्रीडिंग होने की वजह से आपस में ये ब्रीड कर रहे हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं थी गोल्डन लंगूर के बारे में जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। राइट, बाकी कोशिश डेफिनेटली है कि इनको कंजर्व किया जा पाए। जैसे फॉर एग्जांपल असम के अंदर कुछ कम्युनिटी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी भी डिमांड उठी है कि इनके लिए
हैंगिंग ब्रिज हो हाईवेज के ऊपर, ताकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से बचे जा पाए, ट्रैफिक वगैरह को यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो, वो उसके लिए काम किया जा रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, हमने कुछ की प्रोटेक्टेड एरियाज भी बनाए हैं आपके असम के अंदर, जैसे रिपू रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, चक्काशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ककोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये कुछ बातें हैं आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू गोल्डन लंगूर। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये क्रॉप को मेंशन कर रहा है, आपको बताना है आखिर यहाँ पे किस क्रॉप की बात करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है यूरेनियम के रिगार्डिंग, इसको आप पढ़िएगा एंड बताइएगा इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विद रिगार्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो तीनों टर्म्स को आप पढ़ के, क्वेश्चंस को पढ़ के आप मुझे बता सकते हो इनमें से किसका क्या सही आंसर होगा। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें से एक दिया था वॉल्बैचिया मेथड के बारे में, राइट, कि वॉल्बैचिया मेथड आखिर होता क्या है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप अंडरस्टैंड करना, यहां पर आपके सामने क्या है, वाइल्ड एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। अब होता पता क्या है, जैसे जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है वो क्या करेगा, ये मॉस्किटो किसी ना किसी ऐसे पर्सन को काटेगा जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है। अब क्योंकि यहां पर इस मॉस्किटो ने इस बंदे को काटा जिसको ऑलरेडी कोई ना कोई इन्फेक्शन थी, तो क्या हुआ, मॉस्किटो के अंदर क्या आ गया, वो ब्लड आ गया इन्फेक्शन वाला, इन्फेक्शन वाला ब्लड आ गया। अब कल को जाके किसी दूसरे स्वस्थ इंसान को काटेगा, तो क्योंकि इसके पास वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है, तो जब वो यहाँ पे जाएगा तो इसको बंदे को भी बीमार कर देगा, तो ये बंदा भी कहीं ना कहीं काफी बीमार हो जाएगा। तो होता पता क्या है, जो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है ना, ये इस तरह से आपका जैसे डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, राइट, चिकनगुनिया हो गया, राइट, येलो फीवर हो गया, ये जो सारी चीजें फैलती है ना, ये ऐसे ही फैलती हैं। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो एक तरह से कैरियर की तरह काम करता है एंड इस तरह से ये चीजें फैलती रहती हैं, ठीक है। अब इसको कोई तरीका है इससे बचने का, आंसर इज यस, आंसर इज वॉल्बाचिया मेथड। व्हाट इज वॉल्बाचिया, देखो वॉल्बाचिया कुछ नहीं होता, वॉल्बाचिया एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये जो अगर वॉल्बेचिया बैक्टीरिया से फायदा क्या होता है, देखो अगर आपने वॉल्बेचिया, लेट से आपने क्या कर दिया, आपने डेंगू वेक्टर एग्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया, यानी कि उसके अंदर आपने बैक्टीरिया एक तरह से ऐड कर दिया। अब क्या होगा, आगे जाके जब वॉल्बेचिया इन्फेक्टेड की वाइल्ड वेक्टर के साथ मीटिंग होगी ना, तो आगे जाके एग्स जो हैं वो हैच नहीं होंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आगे जाके कहीं ना कहीं, जैसे मान लो जैसे अब ये मॉस्किटो था, इसने इसको इन्फेक्ट किया तो इसके पास ब्लड आ गया, पर क्योंकि वो क्या है, वॉल्बेचिया वाला है ना, जिसमें वो बैक्टीरिया है, तो वो आगे डिजीज को ट्रांसमिट करने से वो रोक देगा। यानी कि वॉल्बेचिया बैक्टीरिया क्या करता है, रोक देता है आगे डिजीज के ट्रांसमिशन को। तो क्या मतलब हुआ इस चीज का, इस चीज का अर्थ ये हुआ कि वॉल्बेचिया मेथड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द वायरल डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोस, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते होंगे हाइड्रोजन भी ना अलग अलग तरह की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रे हाइड्रोजन होती है, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कहां से बनती है उसके हिसाब से अलग अलग आपको टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां पर सवाल में पूछा गया है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन में पता क्या होता है, आपका जो आप नोटिस कर पाओगे, जैसे आपका वाटर होता है, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से आप क्या करते हो, यहां से आप ग्रीन हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करते हो। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको ग्रीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आ रही है, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, इसका जो आपका है, इसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो इंटरनल कंबशन के अंदर, आप इसको नेचुरल गैस का ब्लेंड भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम इसके आप व्हीकल्स भी रन कर सकते हो। तो डेफिनेटली ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थोड़ा जब कैन होता है ना, थोड़ा इसके एप्लीकेशन बता रहा है वो, तो थोड़ा सा मतलब पढ़ लिया करो अच्छे से, है ना। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बाकी इसके अलावा मैंने आपके होमवर्क पूछा था कि कुछ रीजन्स हैं न्यूज के अंदर, जरा इनको बता दो। देखो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो, एक जो आपको रीजन पता होना चाहिए नगोर्नो काराबाख का, ये तो बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया, अर्मेनिया अजरबैजान के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट है नगोर्नो काराबाख का, तो वो हमें अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस होता है, उसमें हम कीव की तो बात करते करते हैं, पर खैरसोन हो गया, जपरोजिया हो गया, जो लुनस्क और डोहेस्क हो गया, ठीक है, डॉनबास वाला जो रीजन है हम उसकी भी बात करते हैं। तो रशिया यूक्रेन के बीच में ये वाला क्राइसिस है। एंड लास्टली जब हम बात करते हैं नॉर्थ किवू एंड अतूरी की, ये आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, इसका आंसर आप अकॉर्डिंगली बना सकते हो। इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था WPI के बारे में, तो WPI दोस्तों जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अंडर DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ना, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट विस्तार की बात करें तो डिजिटल पेमेंट्स को नहीं
बल्कि ये बात करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए थ्रू डिजिटलाइजेशन। तो सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें जो HMPV है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस है, यस दैट इज करेक्ट। एंड देखो इसमें ना अब भारत के अंदर भी कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा सब लोग आई होप बच के ही रहें। उसके अलावा अगर हम बात करें आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की, तो दरअसल में ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यहाँ पे बनाया गया है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।